हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है दिनेश और आज हम देखने वाले हैं फंक्शन इन सी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी के फंक्शन पे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमारा जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग सब प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो सब प्रोग्राम हमारा क्या होता है, एक्चुअली में एक जो प्रोग्राम होता है हमारे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बना होता है और हमारा जो फंक्शन होता है वो कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन हमारा कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, और सी के अंदर क्या होता है कि एक बड़ा प्रोग्राम बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बना होता है और इन छोटे प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सब प्रोग्राम। अब हमको फंक्शन हम लोग क्यों लिखते हैं, फंक्शन लिखने का फायदा क्या है? ठीक है, तो देखिए फंक्शन हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमको फंक्शन लिखने से क्या मिलती है, मॉड्यूलरिटी मिलती है और हमको क्या मिलती है, रीयूजेबिलिटी मिलती है। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि एक फंक्शन अगर आपने एक बार लिखा है तो आप कितनी बार भी उस फंक्शन को यूज कर सकते हो, तो ये उसको बोलते हैं लोग रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलरिटी होता है कि हम लोग इजीली, अगर फंक्शन मेरा छोटा है तो मैं इसको आसानी से मॉडिफाई कर सकता हूं। और रिड्यूस साइज ऑफ प्रोग्राम, हमारे जो प्रोग्राम का होता है उसका साइज छोटा हो जाता है। और मेक प्रोग्रामिंग एंड डिबगिंग इजियर, मतलब आसानी से हम अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं और उसमें से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है, मान लीजिए एक बड़ा प्रोग्राम है, एक बड़ा प्रोग्राम अगर मैं लिखूं एज, ठीक है, और अगर मैं बड़ा प्रोग्राम ना लिखते हुए अगर छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम लिखूं, देखिए अगर मैं एक पूरा प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम ना लिखते हुए बड़े प्रोग्राम लिखने का ड्रॉबैक क्या है, मान लीजिए मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर इसमें कहीं भी कोई बग आती है, मान लीजिए कहीं भी कोई बग आती है तो इसको मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक ही बंदा एक टाइम पे काम कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फंक्शन लिखने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए इस बड़े प्रोग्राम को हमने छोटे छोटे पीस में बांट लिया, एक मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, इस तरह से हमने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में ब्रेक कर लिया। जैसे मान लीजिए ये मेरा सम का प्रोग्राम है, ये मेरा सबट्रैक्ट का प्रोग्राम है, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है, ये मेरा डिवीजन का प्रोग्राम है, ये मेरा एस स्क्वायर का प्रोग्राम है, ये मेरा क्यूब का प्रोग्राम है, इससे बहुत सारे प्रोग्राम है। अब इन सारे प्रोग्राम को मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर जो क्या कर लूँगा, सबको मर्ज कर लूँगा। अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि देखिए ये सम, तो ये सम क्या है, इसके अंदर मुझे डिबगिंग करना बहुत आसान होगा। अगर कहीं भी एरर आती है तो मैं इसको आसानी से पकड़ सकता हूँ। और मेन फंक्शन के अंदर मान लीजिए अगर मैं सम को कॉल कर रहा हूँ, मेन फंक्शन के अंदर मैं सम को कॉल कर रहा हूँ और सम को कॉल करने से अगर कोई बग आ रही है तो मैं समझ जाऊँगा कि इसमें एरर है। ठीक है, इसी तरह से मैं आसानी से मुझे क्या मिल रही है यहाँ पे, मॉड्यूलरिटी। अब देखिए एक बार मैंने सब प्रोग्राम लिखा है, अब मैं कितनी बार भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, कितनी बार भी मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, कितनी बार भी मैं सम को कॉल कर सकता हूँ, कितनी बार भी मैं SQRT कॉल कर सकता हूँ, कितनी बार भी मैं क्यूब को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब साइज देखिए प्रोग्राम छोटा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई हो गया, एक एम्प्लॉई इस पर काम कर रहा है, एक एम्प्लॉई हमारा इस पर काम कर रहा है, एक एम्प्लॉई हमारा इस पर काम कर रहा है, तो मोर देन 1 पर्सन एक साथ काम कर सकते हैं। और जो हमारा मेन फंक्शन है, मतलब मैनेजर जिसको बोल सकते हैं, TL बोल सकते हैं, टीम लीड, वो उसको मर्ज कर रहा है। इस तरह से हमारी जो क्या है, हमको बहुत सारी इसमें क्या मिलता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट है। ठीक है, फंक्शन की। अब हम क्या देखने वाले हैं, चलिए हमने देख लिया कि फंक्शन लिखने के फायदे क्या क्या हैं, फंक्शन हम लिखें तो हमको क्या क्या फंक्शन का फायदा मिलता है, फंक्शन को लिख लेंगे। चलिए, और हम क्या देखने वाले हैं कि अब इसका ड्रॉबैक क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी हम लोग करते क्या है, हमने क्या किया, मान लीजिए प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर रखा है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर रखा है, तो मेरे प्रोग्राम की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, प्रोग्राम कॉल करता है, फिर वहां से रिटर्न करता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो उसमें क्या होता है, इन सारी चीजों में स्विचिंग जहां होती है, एक्चुअली में स्विचिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए मेन फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट होते जा रहा है और उस सम के प्रोग्राम पे गया, सम के प्रोग्राम पे गया, वहां से एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हुआ, फिर वो वहां पे गया, वहां से फिर उसमें आउटपुट दिया। तो इन सारी की सारी जो स्विचिंग जो होती है, इसके अंदर हमारे प्रोग्राम का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमारे प्रोग्राम की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड कम हो जाती है, यही इसका ड्रॉबैक है इसका फंक्शन का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, सी के अंदर हम कितने प्रकार के फंक्शन हमारे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेनली सी के अंदर मैंने फंक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, मेरी 1 कैटेगरी मेरी क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरी कैटेगरी है मेरी यूजर डिफाइंड फंक्शन।
लाइब्रेरी फंक्शन मेरे वो फंक्शन होते हैं जिनकी कोडिंग मैंने नहीं लिखा है, मैंने कोई कोड नहीं किया है, ऑलरेडी वो फंक्शन हमारे कंपाइलर के पास है और पहले से ही कंपाइल्ड है, उसमें कोई बग नहीं है और उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करते हैं। जैसे प्रिंटफ फंक्शन हो गया, स्कैनफ फंक्शन हो गया, गेट सीएस फंक्शन हो गया, CLR SCR फंक्शन हो गए, ये सारे फंक्शन पहले से लिखे हुए हैं और कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं और ये फंक्शन हमको मिल जाते हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे लाइब्रेरी फंक्शन। इनके लाइब्रेरी फंक्शन हमारे क्या होते हैं, डॉट लिब फाइल के अंदर रहते हैं। इसके अंदर रहते हैं, डॉट लिब फाइल के अंदर रहते हैं। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, सी में न केवल आप लाइब्रेरी फंक्शन को यूज कर सकते हो बल्कि आप खुद के भी फंक्शन लिख सकते हो, ये आपको सी अलाउ करता है। ठीक है, अब वो क्या अलाउ करता है कि आप फंक्शन लिखिए, फंक्शन की बॉडी आप भी लिखिए, फंक्शन का नाम भी आप लिखिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन दो तरह के फंक्शन हो गए, लेकिन जो मेरा मेन फंक्शन है वो क्या लाइब्रेरी फंक्शन में आता है? नहीं, क्योंकि मेन का नाम तो पहले से ही मेन है, लेकिन क्या इसकी बॉडी पहले से लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है, तो इस वाली कैटेगरी में भी नहीं आएगा जी। तो क्या मेन मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है? तो इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, मेन की बॉडी हमारा प्रोग्रामर लिखता है या हम लोग लिखते हैं, जो प्रोग्रामिंग करता है वो लिखता है। लेकिन आप सोचिए, क्या मेन का नाम मैं चेंज कर सकता हूं? क्या मेन का नाम अगर मैंने यहां पे स्मॉल m की जगह अगर मैंने लिख दी यहां पे कैपिटल M, तो ये मेरा काम नहीं करेगा, मेरा एरर देगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेन मेरा क्या है? देखिए मेन मेरा क्या है, मेन मेरा एंट्री पॉइंट फंक्शन है। मेन मेरा क्या है? मेन ना ही लाइब्रेरी फंक्शन है और ना ही यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मेन मेरा एंट्री पॉइंट फंक्शन है, जहां से मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? जहां से मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, दो तरह की बात की मैंने, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो पहले से ही आपके कंपाइलर के पास हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं जो आपका प्रोग्रामर लिखता है। ठीक है, और उसकी बॉडी भी खुद ही लिखता है, उसका नाम भी खुद ही लेता है और उसकी बॉडी भी खुद ही लिखता है। लेकिन नाम हम जो नाम देते हैं फंक्शन का, हम फंक्शन का नाम लिखते हैं तो हमको आइडेंटिफायर के रूल है वो सारे के सारे फॉलो करने पड़ते हैं। आइडेंटिफायर के रूल आपको मालूम है। आइडेंटिफायर मेरा क्या हो सकता है? कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, 0 to 9 डिजिट ले सकता हूं मैं उसके अंदर, लेकिन डिजिट मेरा स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मैं स्पेस यूज नहीं कर सकता हूं। तो ये जो भी आपके रूल है आइडेंटिफायर के, उसको फॉलो करना चाहिए आपका फंक्शन का नाम, क्योंकि फंक्शन नेम क्या है? फंक्शन नेम इज आइडेंटिफायर। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन जो है हमारे, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। फंक्शन जब हम लिखते हैं तो फंक्शन के हमारे पार्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए, तो पहला पार्ट होता है हमारा फंक्शन का नाम। पहला पार्ट क्या है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऐप, तो ये क्या हो गया? नेम ऑफ फंक्शन। अब इसके अंदर मैं क्या देता हूं? इसके आर्गुमेंट मैंने दे दिए यहाँ पे इंट a फ्लोट b, तो ये क्या हो गया? इसके आर्गुमेंट हो गए। ये क्या हो गया? इसके आर्गुमेंट हो गए। अब हम इसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। ठीक है, या हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर है, जो मेन फंक्शन जो वैल्यू आती है वो उसको रिसीव करेगा, और ये हो गई इसकी बॉडी। ठीक है, अब ये मान लीजिए कुछ भी इसमें लिखा है रिटर्न RETUR लिख दिया मैंने a मल्टीप्लाई v, तो ये क्या हो गया? रिटर्न स्टेटमेंट, जो रिटर्न करेगा, जो उसको कॉल करेगा। और यहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे? टाइप, और किस तरह की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां देखिए, अब फिर से बता रहा हूं मैं आपको, यहां क्या होगा? देखिए मैंने फिर से लिख दिया, छोटा सा फंक्शन लिख दिया मैंने RETURN a मल्टीप्लाई b। अब इसमें सारे पार्ट में आपको बताना। देखो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नेम ऑफ फंक्शन, ये हो गया आपका नेम ऑफ फंक्शन, ये हो गया उसके आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गई हमारे फंक्शन की बॉडी, और ये क्या? रिटर्न स्टेटमेंट। लेकिन ये क्या है? रिटर्न टाइप, मतलब हमारा फंक्शन क्या वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो कॉल करेगा रिटर्न उसी को किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे फंक्शन के पार्ट। अब हम एक सिंपल सा छोटा सा मैंने एक एग्जांपल लिया है, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम लोग सी के अंदर फंक्शन को लिख सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम लगाते हैं हेडर फाइल, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए, अगर मैंने फंक्शन की बॉडी को मेन के बाद लिखा है, अगर मैंने
फंक्शन की बॉडी को मैन के बाद लिखा है तो मुझे उसका देना पड़ता है प्रोटोटाइप। क्या देना पड़ता है? प्रोटोटाइप, या बोल सकता हूं मैं फंक्शन डिक्लेरेशन, या मैं बोल सकता हूं फंक्शन सिग्नेचर। ठीक है, तो अगर मैंने जो मेरा फंक्शन है उसकी बॉडी को मैन के नीचे लिखा है तो ये लिखना मस्ट है, मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना मस्ट है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरा कंपाइलर को कैसे मालूम चलेगा कि मैन फंक्शन जिसको कॉल कर रहा है, मैन फंक्शन जिसको कॉल कर रहा है वो फंक्शन मैन के बाद में लिखा हुआ। तो फंक्शन प्रोटोटाइप लिखकर, फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख के मैं कंपाइलर को ये बताता हूं कि ये जो फंक्शन है इसकी बॉडी मैन के बाद में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फंक्शन। इसको क्या बोलता हूं मैं? देखिए ये क्या है? इंट SQRT इंट, मतलब क्या है? SQR मेरा कोई फंक्शन का नाम है, वो कोई इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट रिसीव लेगा या इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिसीव करेगा और इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो ये क्या हो गया? इसका प्रोटोटाइप। ठीक है, या मैं कह सकता हूं उसको फंक्शन डिक्लेरेशन, या मैं कह सकता हूं उसको फंक्शन सिग्नेचर। उसके बाद मैंने मैन फंक्शन लिखा। तो मैन फंक्शन तो आप लोग लिखते आए हो, देखिए सिंपल सा मैन फंक्शन लिखा है मैंने, इंट नंबर। ठीक है, हमेशा डिक्लेरेशन मैन में इस ब्रेसेस के बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने CLR SCR। तो CLR SCR मेरा एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो स्क्रीन को क्लियर करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंटफ। तो प्रिंटफ भी क्या है? मेरा लाइब्रेरी फंक्शन है और इसके अंदर जो मैसेज है वो कहां जाएगा? मेरा स्क्रीन पर जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? जो भी यूजर वैल्यू देगा उस वैल्यू को हमारे नंबर के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, उस वैल्यू को हमारे नंबर के अंदर कर देगा स्टोर। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो SQR ये मैं लिख के क्या कर रहा हूँ? मतलब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ऐसा करने से मेरा जो कंट्रोल है, वो कहाँ पहुंचेगा? देखिए ऐसा लिखने से मेरा कंट्रोल गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से लिखने कंट्रोल गया मेरा यहाँ पर। देखिए स्टैक में किस तरह से मेरा स्टैक काम करता है। देखिए ये मेरा स्टैक है, जो भी मेरा एग्जीक्यूशन होता है वो स्टैक के अंदर होता है। तो सबसे पहले आया, इसके अंदर आया मेरा मैन फंक्शन, आया, मैन फंक्शन आ गया मेरा। अब मैन फंक्शन में मैंने क्या किया? SQR को कॉल किया, SQR को मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद मेरा कंट्रोल कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। देखिए अब मान लीजिए मैंने नंबर के अंदर, यूजर ने मान लीजिए नंबर के अंदर दिया है 5, तो मेरा जो 5 है वो कहाँ, किसको मिल गया? मेरा 5 मिल गया मेरा x को। अब x को मिलने के बाद x मेरा क्या हो गया? 5, और ये भी मेरा क्या है? दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? ये हो गया 25। अब 25 मेरा फंक्शन रिटर्न करेगा, किस टाइप का? 25 इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा। देखिए फंक्शन मेरा जो SQR है उसी को वैल्यू रिटर्न करेगा जिसने इसको कॉल किया। तो कहाँ कॉल किया? यहाँ। तो यहाँ इसकी जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा मेरा 25। अब देखिए इसके अंदर मैं जो नंबर लिखा उसको मैं क्या बोलता हूँ? एक्चुअल पैरामीटर। देखिए जहां से वैल्यू को मैं सेंड करता हूं वो होता है मेरा एक्चुअल पैरामीटर, और जहां वैल्यू मेरी रिसीव होती है वो होता है मेरा फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां आ गया 25। अब असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा क्या करता है कि राइट साइड की वैल्यू को कॉपी करता है लेफ्ट साइड में। तो 25 मेरा क्या आ गया? इसके अंदर आ गया। इसके अंदर क्या आ गया? 25 आएगा, जिसको मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। ये होता है मेरा फंक्शन। गेट CH स्क्रीन को रोकता है और यहाँ पर मेरा क्लोज हो गया पूरा फंक्शन। देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, तो और हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें कुछ और देखते हैं, कुछ और सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं हम इसके अंदर अभी। देखिए फंक्शन विथ मोर देन वन आर्गुमेंट। हम फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा आर्गुमेंट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिए मैंने 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट और 3 आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल फंक्शन लिखा है। आपने शायद नोटिस नहीं किया, यहाँ मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं लिखा क्योंकि उसकी नीड नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसकी बॉडी मैंने मैन के ऊपर लिखी है। अगर इसकी बॉडी मैंने मैन के ऊपर लिखी है तो मुझे फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। सिंपल मैंने लिखा। देखिए मैंने लिखा ये, जैसे ही मैंने लिखा ये तो कंट्रोल मेरा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो आर्गूमेंट 1, तो ये 100 जाएगा मेरा P के अंदर, ये जाएगा मेरा इसके अंदर, और ये जाएगा मेरा T के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये पूरा कैलकुलेशन होने के बाद जो मेरा रिजल्ट है वो कहाँ आएगा? वो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह पे। इसकी जगह पे मेरा आ जाएगा रिजल्ट। इसको %f से मैंने क्या कर दिया? इसको प्रिंट कर दिया। सिंपल सा। अब एक की और देखते हैं। हम देखते हैं कि फॉर्मल आर्गूमेंट जो है हम किस तरह से फंक्शन
को ले सकते हैं सी के अंदर। देखिए एक तो सिंपल तरीका है कि मैंने एफ, यहाँ पे क्या F1 एक फंक्शन है, उसके अंदर एक आर्गूमेंट, दो आर्गूमेंट, तीन आर्गूमेंट मैंने ले लिए। अब इसी चीज़ को मेरा लिखने का एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, मैं ले लिए फंक्शन F1 ABC, इसके अंदर वेरिएबल के नाम दे दिए और उसके बाद उस वेरिएबल को टाइप बता दिए, उसके टाइप क्या क्या है। मैंने लिखा फंक्शन A, B, C, यहाँ दे दिया इंट A, B, C और यहाँ लिख दी फंक्शन की बॉडी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फंक्शन को सी के अंदर। अब एक चीज़ और देखते हैं हम, देखिए यहाँ मैंने लिखा फंक्शन F1, यहाँ मैंने कुछ रिटर्न किया है, ठीक है, और यहाँ मैं मेन से उसको कॉल कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैंने F1 को कॉल किया, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही लिखूंगा मैं। यहाँ पे गया, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है इंट। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंट रहता है। मतलब क्या है, इसका रिटर्न टाइप क्या इंट, तो ये इसको रिटर्न कर देगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये 1 को ले नहीं रहा तो वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप फंक्शन जो वैल्यू आपको दे रहा है आप उसका यूज करें, आप यूज नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग आएगी अगर आप उसकी वैल्यू का आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप उसकी वैल्यू को नहीं ले रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे देखिए मैन, तो मैन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैन भी क्या है, मेरा एक फंक्शन है जो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या इंट है, तो मेरी एक वार्निंग आएगी। वार्निंग क्या आएगी, वार्निंग ये आएगी कि मेन फंक्शन है आपका कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और आप उस वैल्यू को ले नहीं रहे हो। तो मैं ना चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम में कोई वार्निंग नहीं आए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे वॉइड, क्या लिख दूंगा, वॉइड लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरी कोई वार्निंग नहीं आएगी, सिंपल सी ये कहानी हो गई। एक देखिए और तरीका देखिए, अगर मैं लिखा यहाँ पे, देखिए चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए यहाँ देखिए, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे void main और फंक्शन बॉडी, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे int main और अगर मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखता हूं तो कंपाइलर क्या देगा, मेरा एरर देगा, एरर नहीं देगा, वार्निंग देगा, RETUR रिटर्न 0। इन दोनों का मतलब सेम ही है भाई। इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए, इसका मतलब ये रिटर्न चाहिए क्या, 0 कर दिया। देखिए अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे void, मैंने लिखा यहाँ पे void और यहाँ लिखा मैंने main, यहाँ लिखा मैंने main और यहाँ कर रहा हूँ मैं रिटर्न, यहाँ कर रहा हूँ रिटर्न 0, ठीक है। अब ऐसा करने से अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, और ऐसा अगर आप करते हो तो कंपाइलर एक थप्पड़ देगा आपको मिला के। थप्पड़ क्यों देगा, थप्पड़ देगा मतलब एरर देगा। क्यों देगा एरर, एक तरफ तो आप कह रहे हो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एक तरफ तो आप कह रहे हो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, रिटर्न 0। तो ये जो कि एकदम गलत है। अगर यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, कुछ भी मत लिखो, तो बाय डिफॉल्ट इंट रहता है, ये आप लिख सकते हो इंट, ठीक है। ये चीज आपने देख ली। अब चलते हैं हम इधर, देखिए यहां मैंने क्या एक फंक्शन लिखा है, अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, void लिखा है, इसका मतलब मुझे मेरे फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी मेरा फंक्शन रिटर्न करने वाला नहीं है। अब जरा देखिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं इसके अंदर कुछ भी कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें तो कुछ भी है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा क्या देगा, कंपाइलर क्या देगा, एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर आएगी, यहाँ पे एरर आएगी। क्योंकि जब भी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लिखता हूँ तो क्या करता है, राइट साइड की जो वैल्यू होती है इसको कॉपी करता है लेफ्ट साइड के वेरिएबल में, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी आ ही नहीं रहा, इसकी जगह पे तो कुछ भी रिटर्न कर ही नहीं रहा मेरा एबन, तो मेरा क्या करेगा, मेरा कंपाइलर एरर देगा, ठीक है। तो ये कौन सी एरर है, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। चलिए और देखते हैं, देखिए नेस्टिंग ऑफ फंक्शन बॉडी इज नॉट अलाउ इन सी लैंग्वेज बट नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉलिंग इज अलाउ। इसका मतलब क्या है, सी में हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन की बॉडी को नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखिए समझिए यहाँ पे पहले, मतलब जैसे मान लीजिए F1 मेरा एक फंक्शन है, ये F1 मेरा एक फंक्शन है, ये
ये f1 क्या मेरा एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पे f2 ये, तो ये पॉसिबल नहीं है किसके अंदर, सी के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लोग सी के अंदर लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। चलिए तो पहले मैं देखता हूँ एक लाइब्रेरी फंक्शन। हम जानते हैं कि प्रिंटफ मेरा क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है। ये किस तरह से काम करता है देखिए, सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर ए, तो ए मेरा क्या है, एक वेरिएबल है। ए क्या है मेरा, एक वेरिएबल है। 2 3 7 6 इसके अंदर वैल्यू है। देखिए ये क्या है मेरा, ये मेरा प्रिंटफ है। देखिए प्रिंटफ की बॉडी कहाँ से, ये मेरा प्रिंटफ है, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रिंटफ, ये मेन प्रिंटफ मेरा ये हो गया। इसके अंदर एक और प्रिंटफ है, ये देखिए इसके अंदर एक और प्रिंटफ है मेरा ये, ठीक। तो सबसे पहले मैं किसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसको अंदर वाले को। देखिए ये होगा मेरा एग्जीक्यूट, ये मेन फंक्शन, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपल सा, जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा। मतलब क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, ये क्या प्रिंट करेगा मेरा 2 3 7 6। देखिए प्रिंटफ फंक्शन के बारे में आपको एक चीज बता दूं, प्रिंटफ फंक्शन न केवल वैल्यू को प्रिंट करता, फिर से सुनिए पूरी बात मैंने क्या बोला, प्रिंटफ फंक्शन न केवल वैल्यू को प्रिंट करता है बल्कि जो वैल्यू है उसको काउंट भी करता है। प्रिंटफ फंक्शन न केवल वैल्यू को प्रिंट करता है जबकि उसकी वैल्यू को काउंट भी करता है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, ए के अंदर क्या है मेरा 2 3 6 7 है, तो उसने केवल प्रिंट कर दिया और साथ में उसको काउंट भी किया। तो 1 2 3 4, लेकिन वो काउंट मेरा कहाँ प्रिंट करेगा, इस सेकंड वाले के अंदर। मतलब ये सेकंड वाला जो फंक्शन है मेरा परसेंटेज डी, उसकी उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये जो प्रिंटफ मेरा, ये जो प्रिंटफ मेरा, उस प्रिंटफ का आउटपुट क्या आएगा, एक तो उसने जो वैल्यू ए के अंदर है वो, और उसको काउंट भी करेगा। तो देखिए इसके अंदर वैल्यू क्या है, ये जो रिटर्न करेगा वो कहाँ करेगा, परसेंटेज डी के पास। तो क्या करेगा 2 3 6 7 और इस वैल्यू को काउंट भी करेगा। तो 1 2 3 4, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, ये आउटपुट आएगा सेकंड प्रिंटफ का। अब देखिए ये तो ए के अंदर वैल्यू थी, ए के अंदर मेरी वैल्यू ये है। अब देखिए अब ये जो पूरी वैल्यू है, ये मेरे ये जो पूरी वैल्यू है, इसको ये जो मेरा ये पूरी वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू जो होती है एक नंबर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ 5, तो ये पूरा नंबर है, इसको 1 काउंट करेगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ 1 2 3, तो ये क्या 1 काउंट करेगा, ये पूरा नंबर है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा A5, तो A क्या काउंट कर रहा है 1। अगर मैंने लिखा A1 2 3, तो वैल्यू क्या होंगी, इसका आउटपुट क्या आएगा 3 देगा काउंटर, ठीक है। मतलब अगर किसी वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू को डालता हूं तो वो क्या करता है, उसको अलग अलग काउंट कर रहा है। लेकिन ये क्या है, एक लिटरल्स है हमारा। लिटरल्स क्या होता है, हमारा सिंगल होता है, तो एक पूरा लिटरल्स है, तो ये इसको क्या लेगा, पूरी को एक सिंगल वैल्यू लेगा। तो ये जो है वो क्या प्रिंट करेगा, एक तो प्रिंट करेगा फिर काउंट करेगा। तो प्रिंट क्या करेगा 2 3 7 6 4 और 1, इसको पूरे को एक सिंगल वैल्यू लेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा जो प्रिंटफ है, ये हमारा जो ए है, तो ए के अंदर वैल्यू प्रिंट कर दिया, ए के अंदर वैल्यू प्रिंट कर दी। अब इसने क्या किया, ए के अंदर जो वैल्यू थी उसको प्रिंट करने के साथ साथ काउंट भी किया। तो काउंट करने के साथ साथ जो यहाँ पे जो उसने जो प्रिंटफ ने जो आउटपुट रिटर्न किया, उसने जो इस क्या रिटर्न किया, एक तो इसकी पूरी वैल्यू और सो काउंट नंबर, ये काउंट नंबर, ये क्या है काउंट नंबर, ठीक है। उसी तरह से अब इसको पूरी को एक वैल्यू मान ली मेरी इसने, क्योंकि लिटरल्स नंबर है, ये क्या है एक लिटरल्स है, वेरिएबल नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, और ये जो नंबर है वो क्या है लिटरल्स है। तो इसको पूरी को एक मानेगा। तो क्या किया इसने, एज प्रिंट कर दिया, देखिए। और ये क्या है इसका काउंट, तो उसने काउंट किया, ठीक है। चलिए और देखते हैं, इधर देखते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या है फंक्शन लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने ये लिखा है, मैंने हेडर फाइल लगाई 2, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे एक फंक्शन x। देखिए x फंक्शन लिखा, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, पहले तो मैंने लिखा I am in x। उसके बाद एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं सी के अंदर, लेकिन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम लोग लिख नहीं सकते हैं सी के अंदर। लेकिन यहां पे क्या किया, ये क्या है कॉलिंग कर रहा है, किसको कर रहा है, कॉल कर रहा है किसको, यहां से कॉलिंग हो रही है बाई को, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और चीज दे दी। अब देखिए
यहाँ की, अब देखो ये हो गया पूरा मेरा x, ये हो गया मेरा पूरा y। देखिए यहाँ पे क्या लिखा आई एम इन y, और ये z को कॉल किया यहाँ पे, यहाँ क्या कॉल हो रहा है, ये कॉलिंग हो रही फंक्शन की, और ये दे दिया मैंने एक मैसेज। अब यहाँ z फंक्शन लिखा है मेरा, ठीक है। अब देखिए ये है मेरा, इसके बाद मैंने लिखा है मेन फंक्शन, ये मेरा पूरा मेन फंक्शन। डियर स्टूडेंट, हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा और हमेशा मेन से होता है। हमारे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा और हमेशा मेन से होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो होता है हमारे स्टैक के अंदर। तो मैंने बना लिया एक स्टैक, देखिए मैंने बना लिया यहाँ पे एक स्टैक बना लिया, ये बन गया मेरा एक स्टैक, ठीक है। देखिए ये क्या है मेरा स्टैक। हम जानते हैं कि हमारा स्टैक काम करता है लीप होप है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन कंट्रोल आया, हमारा ओएस का कंट्रोल आया मैन के पास, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया इसके अंदर मैन, आ गया मैन मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो ये जो आउटपुट जाता है हमारा आउटपुट विंडो के पास। तो चलिए मैंने बना ली एक, मान लीजिए ये मेरा क्या है, चलिए ये मेरी एक आउटपुट विंडो है, ये मेरा एक मॉनिटर है इसकी, ठीक है। ये मेरा एक मॉनिटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे क्या लेके आएगा, आई एम इन मैन, आ गया स्लैश एन, कर्सर यहाँ पे लिंक करेगा। उसके बाद से किसको कॉल किया, एक्स को। तो स्टैक के अंदर क्या आ गया, मेरा एक्स आ गया। अब एक्स को कॉल किया तो मेरा कंट्रोल कहाँ गया, देखिए मेरा कंट्रोल गया एक्स के पास। अब एक्स एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ और क्या मैसेज दिया, आई एम, यहां पे आ गया। क्या मैसेज दिया, आई एम इन एक्स। उसके बाद जब सेकंड लाइन आई यहां पे, तो यहां पे क्या आ गया, बाई, फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। तो स्टैक के अंदर क्या आ गया, अब बाई आ गया। और कंट्रोल कहां ट्रांसफर हुआ, बाई के पास। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो क्या लिखा, आई एम इन बाई, क्या आया स्क्रीन पे, आई एम इन बाई। अब उसके बाद सेकंड लाइन में क्या हुआ, जेड। तो स्टैक के अंदर क्या आ गया, मेरा जेड आ गया। और जेड आ गया तो मेरा कंट्रोल कहां गया, जेड के पास गया। और क्या मैसेज दिया इसने, आई एम इन जेड, मैं जेड के पास चला गया। अब ये फंक्शन मेरा क्या कंप्लीट हो गया। देखिए ये फंक्शन मेरा क्या होगा, ये फंक्शन मेरा हो गया कंप्लीट, ये फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। तो जब ये फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया तो ये जो क्या होगा, अब लीफ होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में ये, तो ये कंप्लीट हो गया, मतलब स्टैक से हट गया, स्टैक से हट गया, स्टैक से हट गया। तो हट गया मतलब क्या, कंट्रोल मेरा कहाँ गया, कंट्रोल मेरा गया यहाँ पे, यहाँ की ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। और क्या मैसेज दिया, आई बैक इन बाई। क्या लिखा है यहाँ पे, आई बैक इन बाई, ठीक है। अब मैं कहाँ गया, देखिए यहाँ ये पूरा मेरा जो बाई है वो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। और मैं कहाँ गया, किसने कॉल किया इसको, यहाँ से कॉलिंग हुई इसकी, ये लाइन कंप्लीट हो गई, उस लाइन पे आ गया। और क्या मैसेज दिया, आई बैक इन एक्स। क्या लिखा है यहाँ पे, आई बैक इन एक्स, ठीक है। और बाई मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं एक्स पे आ गया, देखिए अब एक्स पे आ गया मैं, एक्स के बाद देखिए ये यहाँ पे कंट्रोल आया मेरा। इसके बाद मैंने ये वाली लाइन प्रिंट की और क्या लिखा, आई बैक इन बाई हो गया, आई बैक इन एक्स नहीं होगा यहाँ एक्चुअली में, आई बैक इन मैन होना चाहिए, लिखने में मैंने गलती कर दी है। क्या लिखा मैंने, आई बैक इन मैन। किसने कॉल किया इसको, मैन ने। तो ये कंट्रोल कहाँ गया मेरा, मैन के पास गया, बस को हटा दो। देखिए मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए यार पूरा कंप्लीट हो गया और आ गया मैन के पास। मैंने मैन का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, खत्म। तो इस तरह से हमारा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। आपने देखा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और क्या मेंटेन करता है उसके लिए, स्टैक।
ठीक है। देखिए फंक्शन को हम 4 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, नो पास नो रिटर्न, ना कोई वो वैल्यू लेगा और ना कुछ रिटर्न करेगा। दूसरा क्या है, पास बट नो रिटर्न, उसके तो वैल्यू तो पास करेंगे लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा वो। तीसरा क्या है, रिटर्न तो कुछ करेगा लेकिन हम उसको कोई वैल्यू देंगे नहीं। और चौथा क्या है हमारा, रिटर्न एंड पास, मतलब वैल्यू को रिटर्न भी करेगा और वैल्यू को हम उसको देंगे भी, ठीक है। या पास या रिटर्न ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो लिखने का स्टाइल है हमारा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं नो पास और नो रिटर्न। देखिए तो ये मैंने फंक्शन लिखा है, यहाँ पे हेडर फाइल लग जाएंगे दोनों, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिखा है वॉइड, ये वॉइड लिखा मतलब मेरा फंक्शन यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये हो गया नेम ऑफ फंक्शन, इसके अंदर मैंने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया है, तो यहाँ क्या हो गया, नो आर्गूमेंट, कोई भी आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको क्या मैसेज देगा जी, हेलो टू ऑल, ठीक है। अब देखिए मेन फंक्शन मेरा क्या करता है, कॉल किया मेन फंक्शन से, यहाँ क्या किया, कॉल किया, क्या किया, कॉलिंग, ठीक है। कॉलिंग यहां से हुई तो जैसे ही डिस्प्ले लिखा तो कंट्रोल मेरा कहां गया, कंट्रोल मेरा गया डिस्प्ले के ऊपर। इसके अंदर से क्या मैसेज दिया, इसने ओनली मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया, हेलो टू ऑल। इसकी जगह पे क्या मैसेज दे दिया इसने, हेलो टू ऑल। ये जो किससे रिप्लेस हो जाएगा, हेलो टू ऑल से, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, हेलो टू, ठीक है। देखिए अब देखिए फंक्शन हमारा ये किस कैटेगरी में आता है, देखिए वॉइड मतलब नो रिटर्न। इसमें क्या है, एक आर्गुमेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, पास, तो मतलब मैं इसमें कुछ भी वैल्यू मैं इसके अंदर रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर एक वैल्यू मेरी पास हो रही है, ठीक है। तो देखिए एक वैल्यू इसके अंदर पास हो रही है, तो देखिए मैंने यहां से कोई एक वैल्यू पास की 10, यहां से क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉलिंग हो रही है यहां से। तो जैसे ये कॉलिंग होगी तो कंट्रोल मेरे कहाँ जाएगा, इसके पास आ गया। यहाँ पे जो वैल्यू मैंने भेजी थी यहाँ से कितना लिखा है 10, तो x के अंदर आ गया 10, और 10 कहाँ गया मेरा, इसे x के अंदर है 10 और यहाँ भी है 10, तो मेरा प्रिंट क्या करेगा, SQR ऑफ, क्या प्रिंट करेगा, SQR ऑफ 10 इज, क्या प्रिंट करेगा जी, 100, मल्टीप्लाई हो गया 100, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए ये भी मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इंट, इसका मतलब मेरा फंक्शन रिटर्न करेगा इंट टाइप की वैल्यू, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब नो आर्गुमेंट ले नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या बना लिया इसने, लोकल वेरिएबल ले लिया इसने x, तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे किसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, और क्या रिटर्न कर रहा है, इन दोनों का मल्टी, मतलब 5 × 5 मतलब 25। तो यहाँ पर SQR2 की जगह पर क्या, जैसे मैं इसको कॉल करूंगा, तो कंट्रोल मेरा कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, और इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देगा, ये कर देगा, इसकी रिप्लेस कर देगा 25। तो यहाँ प्रिंट क्या कर देगा आउटपुट में 25, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी, देखिए इसमें ये हमारा रिटर्न करेगा इंटीजर, और इसके अंदर आर्गुमेंट क्या है, एक पास हो रहा है, मोर देन वन आर्गुमेंट हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आया, 6 आया, तो ये फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे कंट्रोल मेरा आया, यहाँ पे 6 आया, बाई के अंदर आ गया मेरा 6, और यहाँ 6 और 6 क्या हो गया मेरा 36 हो गया। 36 रिटर्न करेगा इसका, और कहाँ पे करेगा, इसकी जगह पे कर देगा 36, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये प्रिंट कर देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 36, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा पूरा फंक्शन, आज हमने पूरे फंक्शन को देखा, और इसकी जो PDF है, मैं आपको डिस्कशन में उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।